इस समय भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में सबसे बड़ी राजनीतिक मजहबी उठापटक का दौर चल रहा है। एक तरफ शेख हसीना की पार्टी है तो दूसरी तरफ खालिदा जिया का बेटा तारिक रहमान भी कल 17 साल बाद बांग्लादेश वापस लौटा है। तीसरा पाकिस्तान समर्थित लाल पीली दाढ़ी वाली जमात इस्लामी पार्टी है जो बांग्लादेश को शरीयत के अनुसार चलाना चाहती है। और इन सब की राजनीति की भट्टी में जलता हुआ अल्पसंख्यक समुदाय है जिसमें वहाँ के हिंदू है, बौद्ध है, ईसाई है। মনে রাখবেন, we have a plan. We have a plan for the people and for the country. इंशाल्लाह আমরা সেই প্ল্যান বাস্তবায়ন করব। আল্লাহ হাফেজ। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। बांग्लादेश को लेकर कई सारे सवाल है और कई सारे जवाब है। बांग्लादेश का भविष्य कैसा होगा? क्या वह आने वाले दिनों में अफगानिस्तान या सीरिया बनने वाला है या फिर जमात इस्लामी उसे सूडान बनाने पर तुली है? आखिर पाकिस्तान बांग्लादेश में इतनी रुचि क्यों दिखा रहा है? साथ ही हिंदुओं पर लगातार बढ़ती हिंसा पर भारत अब क्या करने वाला है? भारत चाहे तो बांग्लादेश का ये निशान से ऊपर वाला हिस्सा कब्जा कर ले, वहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए अलग देश बना दे, ऐसी भी स्टोरी चल रही है। लेकिन अभी शायद बात उस स्तर तक नहीं पहुंची। इस कारण अभी वर्तमान की बात करते हैं। पिछले कुछ दिन की घटना से आरंभ करें तो भारत विरोधी बयान देने वाले छात्र उस्मान हादी की हत्या के बाद वहां अचानक हिंदुओं पर हमले बढ़े। कल भी बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले के पसंगा इलाके में मजहबी हिंसा में अमृत मंडल नाम के 29 साल के हिंदू युवक को भीड़ ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। इससे पहले दीपू चंद्रदास नाम के एक अन्य हिंदू युवक को भी ऐसे ही हमले में उसकी जान चली गई थी। ये सच है कि 1947 में विभाजन के समय वहाँ पर हिंदू आबादी लगभग 28% थी, जो 1974 की पहली जनगणना में घटकर 14% रह गई और आज ये आंकड़ा मात्र 7.5% का सिमटा हुआ सच है। ये गिरावट केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि लाखों परिवारों के टूटने, जड़ों से उखड़ने और सदियों पुरानी सामाजिक बुनावट के धीरे धीरे विलुप्त होने की कहानी भी है। हर प्रतिशत की गिरावट के पीछे घरों में लगी मूर्तियों के टूटने की आवाज़ें हैं, मंदिरों की खाली होती चौखटें हैं और वो चेहरे जो रातों रात अपनी ही जन्मभूमि में अजनबी बन गए। हर पीढ़ी अपने साथ कुछ यादें और कुछ डर लेकर पलायन करती है और जो रह जाते हैं वे अक्सर डर और भय की छाया में जीने को मजबूर हो जाते हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं, कट्टरपंथी जमात के आगे सब बेबस नजर आ रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच देश लौटे खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान को पहले ही दिन जान से मारने की धमकी भी दी गई है। ये काम जमात इस्लामी से जुड़े एक वकील ने किया। उन्होंने तारिक पर भारत के साथ बैकडोर डील का आरोप लगाया और साफ साफ कर दिया कि आप मौत के करीब हैं। दूसरी तरफ तारिक रहमान जब बांग्लादेश वापस लौटा तो सड़कों पर लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी, जिनके हाथों में पोस्टर थे, लिखा था लीडर वापस आ रहा है। ये लीडर कौन है, इसकी कहानी भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये लीडर भी पिछले 17 सालों से लंदन में निर्वासित जीवन जी रहा था। तो लौट चलते हैं साल 1965 में, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ढाका के एक प्रतिष्ठित परिवार में 20 नवंबर 1965 को एक बच्चे ने जन्म लिया। तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह बच्चा एक दिन बांग्लादेश की राजनीति का सबसे विवादित और चर्चित चेहरा बन जाएगा। उसका नाम रखा गया तारिक जिया। तारिक जब 6 साल का था, पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश बांग्लादेश में बदल चुका था। उसके पिता जियाउर रहमान पाकिस्तान की सेना में थे। बांग्लादेश बनने के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति तक बने और मां खालिदा जिया गृहिणी से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। ऐसे में राजनीति तो घर की हवा में ही घुली हुई थी। उनकी पढ़ाई ढाका विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी हुई, लेकिन उनका मन तो राजनीति में ही लगता था। सन 1988 में महज 23 साल की उम्र में तारिक ने बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी की बोखरा शाखा में प्राथमिक सदस्य के रूप में अपना राजनीतिक सफर किया। उन दिनों तारिक बोगरा की पार्टी इकाइयों को संगठित करने में जुटे रहे। धीरे धीरे उनकी भूमिका बढ़ती गई। 1991 के राष्ट्रीय चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए सक्रिय रूप से समर्थन जुटाया। चुनाव जीतने के बाद पार्टी ने उन्हें वरिष्ठ भूमिका की पेशकश की, लेकिन तारिक ने इनकार कर दिया। वे जमीनी स्तर पर काम करना चाहते थे। 1996 के चुनाव में जब पार्टी ने उनसे बोगरा से चुनाव लड़ने को कहा तो उन्होंने फिर से मना कर दिया। वे अपनी मां खालिदा जिया के चुनाव अभियानों की रूपरेखा तैयार करना चाहते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कभी संजय गांधी इंदिरा गांधी के लिए किया करते थे। बहरहाल साल 2001 का चुनाव बीएनपी के लिए ऐतिहासिक जीत लेकर आया। 2/3 बहुमत मिला, लेकिन इसी दौरान तारिक का नाम विवादों में गूंजना शुरू हो गया। साल 2004 में 2 बड़ी घटनाएं बांग्लादेश में हुई।
जिन्होंने उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। पहली घटना थी 21 अगस्त का ढाका ग्रेनेड हमला, जिसमें शेख हसीना की अवामी लीग की रैली को निशाना बनाया गया था। 24 बड़े नेता मारे गए थे, सैकड़ों घायल हुए थे और अवामी लीग का पूरा ही नेतृत्व निशाने पर था। दूसरी घटना थी अप्रैल में चटगांव में 10 ट्रक हथियार बरामद हुआ। इन दोनों ही घटनाओं में तारिक का नाम सामने आया था। परिणाम ये हुआ कि साल 2008 में बीएनपी को हार मिली और शेख हसीना की अवामी लीग की भारी जीत हुई, तो तारिक लंदन भाग गया। लेकिन लंदन में रहते हुए भी उसका नाम खबरों से गायब नहीं हुआ, बल्कि उसके खिलाफ मामले बढ़ते चले गए। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध संपत्ति, एक के बाद एक आरोप लगते गए। कुल 84 मामले दर्ज हुए। लंदन में रहते हुए तारिक ने बीएनपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद संभाला और साल 2009 में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद में उसने एक भाषण दिया और जिसमें दावा किया कि सरकार ने उन्हें मारने की साजिश रची थी। उनकी मां खालिदा जिया ने कहा कि तारिक इलाज पूरा होने के बाद वापस आएंगे और सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेंगे। सन 2014 में यूट्यूब पर अपने एक वीडियो संदेश में तारिक ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया। सन 2015 में एक दिलचस्प मोड़ आया जब उनकी पंजीकृत कंपनी के दस्तावेजों में उनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश दर्ज मिली। हालांकि बाद में उसे बदलकर बांग्लादेशी कर दिया गया, लेकिन इससे एक नया विवाद वहां खड़ा हो गया। कई लोगों ने दावा किया कि तारिक ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। इसी बीच हाई कोर्ट के फैसले भी आते रहे। सन 2013 में मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया, लेकिन 3 साल बाद 2016 में हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और 7 साल की सज़ा तारिक रहमान को सुना दी। सन 2018 में भी 2 बड़े फैसले आए। पहला फरवरी में जब तारिक रहमान को बीएनपी का कार्यवाहक अध्यक्ष बना गया और दूसरा अक्टूबर में जब ढाका ग्रेनेड हमले के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। अदालत ने कहा यह हमला पुलिस की मदद से किया गया था और अवामी लीग के सभी नेताओं को मारने का प्रयास था। इसी साल जिया चैरिटेबल ट्रस्ट मामले में भी उन्हें 10 साल की सज़ा हुई। नवंबर 2018 में एक अजीब दृश्य देखने को मिला। तारिक ने लंदन से स्काइप के जरिए बांग्लादेश में बीएनपी के चुनाव उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। ये तस्वीर बांग्लादेश की राजनीति की एक अद्भुत घटना थी। एक निर्वासित सजा पाया नेता दूर बैठा पार्टी का संचालन कर रहा था। इसी बीच सन 2014 में दिए गए एक भाषण ने एक नया विवाद और खड़ा कर दिया था। लंदन में बीएनपी के कार्यक्रम में तारिक ने बंगबंधु शेख मुजब्बिर रहमान को पाक बंधु रजाकार कहा था। उन्होंने शेख हसीना के परिवार को बांग्लादेश के लिए अभिशाप तक कह डाला। इससे भी बांग्लादेश में तनाव फैल गया और कई जगह उसके खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। सब कुछ सन 2024 में बदलने लगा। शेख हसीना की सरकार चली गई, शेख हसीना वहाँ से भाग गई, यूनुस की सरकार आई। कोर्ट के फैसले अलग अलग आने लगे। एक के बाद एक तारिक को सभी आरोपों में बरी किया जाने लगा। पहले जिस ग्रेनेड हमले के मामले में आजीवन कारावास हुई थी, तो दिसंबर 2024 में उससे उसे बरी कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी बरी कर दिया। जिया चैरिटेबल ट्रस्ट मामला भी खत्म हो गया और राजद्रोह के सारे मामले भी वापस ले लिए गए। जून 2025 में एक ऐतिहासिक बैठक हुई लंदन में तारिक रहमान और अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच निजी बैठक हुई। ये बैठक बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ साबित हुई और फिर वो दिन आ गया 25 दिसंबर 2025, यानी कल। 17 साल के निर्वासन के बाद तारिक रहमान बांग्लादेश वापस लौट आया। हवाई अड्डे पर उनके समर्थकों की भीड़ जुटी थी। ये सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी नहीं थी, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय का आरंभ थी। आज तारिक रहमान बांग्लादेश की राजनीति में शक्तिशाली इंसान है। उसकी कहानी में सब कुछ है। राजनीति में कदम है, सत्ता का शिखर है, भयानक आरोप है, लंबा निर्वासन है, कोर्ट के केस, सजाएं और फिर सफाई है। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी ख़त्म नहीं हुई। बांग्लादेश की राजनीति का ये नाटक अभी और आगे बढ़ेगा और तारिक रहमान इसके केंद्र में रहेंगे। जो भी हो, एक बात तो तय है कि तारिक रहमान की कहानी बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास की सबसे रोचक अध्यायों में से एक है। लेकिन किस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया है। 2 महीने बाद बांग्लादेश में चुनाव है। तारिक की पार्टी को टक्कर देने के लिए जमात इस्लामी मैदान में आएगी, जो अभी भी उसे मौत की धमकी दे रही है। अगर जमात सत्ता में आती है तो तारिक को फिर से देश छोड़कर भागना पड़ेगा, और अगर जमात को हार मिलती है तो भी जमात हिंसा दंगे करके उसे शांति से काम नहीं करने देगी। रही बात भारत की, तो अभी तक बीएनपी की सोच भारत के प्रति कट्टर रही। ऐसे में सवाल ये है कि अगर वो सत्ता में आई तो क्या भारत के प्रति बीएनपी की सोच बदल सकती है? हालांकि बांग्लादेश में तेजी से बदल रही परिस्थितियों पर
भारत भी पैनी नज़र रख रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया के स्वास्थ्य पर चिंता जताने के साथ ही मदद की पेशकश भी कर चुके हैं। इस पर बीएनपी ने भी आभार व्यक्त किया था। कहा यह भी जा रहा है कि तारिक को भारत ही बांग्लादेश की राजनीति में वापस ला रहा है, यानी बांग्लादेश चुनाव में भारत चाहेगा कि तारिक की पार्टी चुनाव जीत जाए। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त जमात इस्लामी जैसे इस्लामिक दल प्रतिद्वंदी है और बांग्लादेश में अस्थिरता कायम है। यानी कल जो नारे लगे थे कि लीडर वापस आ रहा है, देखना होगा लीडर बांग्लादेश में रुकता है या जमात के डर से भाग जाएगा। कुछ भी हो, जमात के मजहबी कीड़े अब बांग्लादेश को तबाह करके ही शांत होंगे।